जय हिंद एवरीवन। तो आज हम देखेंगे क्या यूनिट नंबर 4 जो कि हमारा क्या है रोबोट ग्रीपर। तो आज हम इसके बारे में देखेंगे क्या क्या इसमें है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, डिफाइन द टर्म इन डिफेक्टर और इसके क्लासिफिकेशन बताने हैं। तो हमारा इन डिफेक्टर क्या होता है, इन डिफेक्टर जानिए कुछ नहीं होता है, केवल एक क्या होता है जो ग्रीपर का काम करता है। इन डिफेक्टर जो लास्ट में जिसका इफेक्ट हो इन डिफेक्टर होता है उसे, वो जो होता है ग्रीपर, उसे हम बोलते हैं यहाँ तक एंड ऑफ द आर्म के एकदम लास्ट में जो जिसका टूलिंग अटैच होता है उसके द्वारा। और क्या होता है इसमें जो उसको टास्क दिया होता है उसको वो परफॉर्म करता है। आपको यहाँ पे एक मिनट दिखा, देखिए यहाँ पे लिखा है ना, टू मैनिपुलेट द अकम्प्लिश द डिजायर्ड टास्क। जो हमारे टास्क को जो गिवन टास्क होता है उसको कंप्लीट करता है, वो होता है हमारा इंड इफेक्टर। और ये क्या होता है, एक प्रकार से ग्रीपर होता है या कोई इंड ऑफ द आर्म होता है जो कि हमारा कनेक्ट होता है किसके द्वारा, रिस्ट में कनेक्ट होता है और जो हमारे टास्क को कंप्लीट करता है, डिजायर टास्क को कंप्लीट करता है, ये है। और इसका जो डिजाइन होता है वो किस पे डिपेंड होता है, शेप एंड साइज ऑफ द पार्ट टू बी हेल्ड। कितना, जैसे कोई टास्क हमको परफॉर्म करना है तो उस टास्क को करने के लिए हमको कितना बड़ा साइज है, उसका क्या शेप है, उसके ऊपर डिपेंड करता है हमारा, ये है हमारा इंड इफेक्टर। और क्या यहाँ पे देख सकते हैं इंड इफेक्टर के टाइप क्या है, एक ग्रीपर टाइप है, एक टूल्स टाइप है। अब ग्रीपर में क्या होता है, ग्रीपर वर्क, वो ग्रीपर हमारा क्या होता है जो हमको होल्ड करने, किसी ऑब्जेक्ट को होल्ड करने के यूज है। होल्ड क्या है, या तो वर्क पार्ट कोई प्रकार का, ये पिक एंड प्लेस ऑपरेशन जो होता है वो हमारा क्या करता है, ग्रीपर करता है। वो किसका काम है, ग्रीपर का काम है। या मशीन लोडिंग का काम हो सकता है, या तो कोई असेंबल वर्क करना है, या कोई टूल्स परफॉर्म करना है, ये सब चीजें होती है। और ग्रीपर जो होता है वो क्या होता है, हमारा फिजिकल इंटरफेस होता है किसके बीच में, रोबोट आर्म के बीच में, और जो वर्क हमें परफॉर्म करना है। तो आप सिंपल मतलब ये समझिए, जो ग्रीपर हमारा होता है वो क्या होता है, हमारा ग्रीपर कोई भी हमको जो टास्क दिया जाता है उसको परफॉर्म करता है, और ये पिक एंड प्लेस ऑपरेशन परफॉर्म करता है। कोई भी ये क्या करता है, हमारा कोई रोबोट आर्म, जो रोबोट आर्म के होते हैं लास्ट में उसमें अटैच होता है और उससे वर्क को वो परफॉर्म करता है, ये होता है। फिर उसके बाद देखिए टूल्स क्या होता है, टूल्स हमारा क्या होता है जो कि डायरेक्टली रोबोट के रिस्ट से कनेक्ट होता है, और जो कि हमारा कोई प्रकार का क्या होता है कि वो ग्रैब्स और हैंडल, मतलब कोई ऑब्जेक्ट को जैसे उसको ग्रैब्स कैसे हैंडल करना है, किस वैरायटी ऑफ द टूल्स उसको लेना है, ये सब सारी एक्शन हमारा परफॉर्म होता है किसके द्वारा, टूल्स के द्वारा। और टूल्स हमारे किसके द्वारा डायरेक्टली माउंटेड है, रिस्ट में हमारा डायरेक्टली वो माउंटेन है, वो हमारा टूल्स है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा, हाउ विल यू डिटरमाइन द पोजीशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ इंड इफेक्टर। कैसे आप उसकी पोजीशन और ओरिएंटेशन, वो किस प्लेस पे, उसको कैसे वो डिफाइन करेगा, उसको एक्सप्लेन करना है। तो हमको इसके लिए क्या करते हैं हम यूज मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। इसके लिए हम क्या मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, हमारे जो फाइनल लोकेशन या ओरिएंटेशन होता है रोबोट का वो डिफाइन होता है। ये कॉम्बिनेशन किसका होता है, कोई इक्वेशन का हो सकता है, या तो कोई कोऑर्डिनेट इसमें यूज हो सकता है इसको डिटरमाइन करने के लिए। एक बार फिर से आपको रिकॉल करा देते हैं कि मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन यूज होता है जो कि हमारे फाइनल लोकेशन एंड ओरिएंटेशन को दिखाता है। या तो हम इसमें कोई प्रीसीडिंग इक्वेशन यूज कर सकते हैं, या तो कोऑर्डिनेट यूज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा भी है, कोई भी मान लीजिए आरपीवाई सेट ऑफ जॉइंट है, यहाँ पे जैसे कोई भी एक सेट है, आरपीवाई नेम एक प्रकार का है जो सेट ऑफ जॉइंट हमारा वो है। और इसमें हम क्या यूज करते हैं, यहाँ पे देखिए लिखा है, कोई भी हम किसी को भी अगर हम क्या करेंगे, अगर किसी को भी हम जैसे ओरिएंटेशन हमको पता करना है फाइनल ओरिएंटेशन, तो हम किसके रिफरेंस, जो रिफरेंस फ्रेम होगा उसके रिलेटिव हम निकालेंगे जो हमारा फ्रेम होगा। यहाँ पे देखिए लिखा भी है, फाइनल ओरिएंटेशन ऑफ द फ्रेम, सॉरी थोड़ा, जो हमारा फाइनल ओरिएंटेशन ऑफ द फ्रेम होगा क्या होगा, रिलेटिव टू रेफरेंस फ्रेम, ये हमारा है। और इसको आप कैसे रोबोट के रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, पहला जो कार्टेशियन है प्लस उसके बाद जो एंगुलर जो ज्वाइंट है वो चीज हमारी इसमें आ जाएंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पे फाइनल हमको रोटेशनल के साथ साथ उसके प्लस उसके जो कोऑर्डिनेट सिस्टम में कार्टेशियन फॉर्म में, प्लस उसके बाद हमारा इस फॉर्म में जो हमारा यहाँ पे आरपीवाई आपको लिखा है। एक मिनट इसको हम थोड़ा स्मॉल कर देते हैं या हाईलाइट वाला यूज कर देते हैं, वो अच्छा रहेगा। हाँ इसका कलर सॉरी रेड कर देते हैं, हाँ अब सही है। अब देखिए आगे हम देखते हैं क्या है, कोई भी जैसे हमारा इसमें देखिए यहाँ पे दिया भी है रोटेशन की, किस एक्सिस पे हमको रोटेशन करना है, किसके रिस्पेक्ट में करना है, ये सब सारी चीजें हमारी किस में आती है, इसी में आती है। यहाँ पे देखिए लिखा है रोटेशन ऑफ द फाई, ये किसके रिस्पेक्ट में, पहला जो हमारा अल्फा ए या जेड एक्सिस भी उसे आप बोल सकते हैं। यहाँ पे जैसे हम कोई भी एक्सिस यहाँ पे माने हैं, यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर जो हम फाइनल निकाले हुए हैं, यहाँ पे एक कार्टेशियन प्लस उसके बाद जो रोटेशनल वाला है फाई ए, यहाँ पे A0 AON है।
तो हमारा जो फाई है किसके रिस्पेक्ट में, अल्फा एक्सिस के, या अल्फा हम किसे माने यहाँ पे, जेड एक्सिस माने। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा जेड एक्सिस है किसके, अल्फा के उसी के पैरेलल है, और जो हमारा एक्स है किसके है, एन के है, और ओ किसके है, वाई के है। देखिए यहाँ पे लिखा भी एन एक्सिस जो है ये एक्स एक्सिस, यहाँ पे आप देखें ना सिंपल एन एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये उसके हम एक्रॉस मान लिए कि रोटेशन जो हमारा हो रहा है फाइए का कि बहुत किसके हो रहा है, उसी के पैरेलल जो होगा उसी को हम रोल, पिच और या भी करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप, एक मिनट आपको इसको इरेज कर देना फिर आप देखिए अच्छे से। देखिए इसमें क्या है, हमारा जो रोल आरपीडब्ल्यू था हमारा, उसे रोल बोलेंगे किसे, जो हमारा अल्फा और जेड जो हमारा लीनियर ऊपर की तरफ जा रहा है इसे हम क्या बोल रहे हैं, रोल बोल रहे हैं। और जो हमारा वाई डायरेक्शन में उसे हम क्या बोल रहे हैं, इसे क्या बोलेंगे हम, पिच बोलेंगे। और ये जो हमारा है इसे हम बोलेंगे या। ये एक प्रकार का टर्मिनोलॉजी है जो हमें याद करना हो, किसके रिस्पेक्ट में मूविंग करें वो चीज हमारा है। तो आपको याद क्या करना है इसमें, आपको याद करना है ये कि जो हमारा अगर जेड एक्सिस के रिस्पेक्ट में है उसे हम क्या बोलेंगे, रोल बोलेंगे। और जो हमारा एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में उसे हम या बोलेंगे। और जो हमारा वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में है रोटेशन उसे हम पिच बोलेंगे। ये हमको देखना है इसमें, और कुछ नहीं है। यहाँ पे देखिए देख सकते हैं, अगर हमारा स्फेरिकल कोऑर्डिनेट के लिए भी हम निकाल सकते हैं, पोजीशन डिटरमाइन कर सकते हैं। स्फेरिकल वाले को कैसे करेंगे, जो स्फेरिकल का पोजीशन होगा प्लस उसमें जो यूलर एंगल, यूलर एंगल आपने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में, यूलर एंगल स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए हम यूलर एंगल डिफाइन करते हैं। तो इसका ये फाइनल एक्सप्रेशन आ जाएगा, जैसे आप कार्टेशियन में भी देखे थे, और वैसे ये स्फेरिकल का कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लस इसमें यूलर एंगल। इसमें आपने देखा था यहाँ पे सिंपल एक आरपीवाई, रोल, पिच और या देखा था इसमें आपने कि कैसे वो फाई एंगल पे डोमिनेट कर रहा था, ये सब था। और इसमें आपका अगर स्फेरिकल रहे तो उसमें यूलर एंगल ज्वाइंट होता है। तो ये रहा हमारा। अब यहाँ पे एक जो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्या टूल्स एज अ इंडिफेक्टर। अब टूल्स का क्या यूज है, तो रोबोट क्या रिक्वायर्ड करता है, मैनिपुलेट करने के लिए, कोई एक्शन मैनिपुलेट करने के लिए टूल्स उसे चाहिए, कोई भी वर्क रेदर देन वर्क पार्ट, अगर किसी को वर्क को उसे परफॉर्म करना है तो उसे क्या चाहिए, टूल चाहिए जो इंडिफेक्टर, जो रिट्स से हमारा जुड़ा रहा है, ये चीजें हमारी होती है टूल्स। इसमें क्या होता है, हमारा जो इंडिफेक्टर का ग्रीपर होता है वो डिजाइन क्या करता है, ऐसा डिजाइन होता है कि ग्रास्प एंड हैंडल द टूल, जो टूल्स को हैंडल करे, ऐसा हमको ये टूल्स इंडिफेक्टर हमारा डिफाइंड होता है। ये सब सारी चीजें इसमें है। और इसमें मल्टीपल टूल हैंडलिंग भी हम यूज कर सकते हैं, जैसे डिफरेंट टूल्स। यहाँ पे देखिए आपका नेम दिया हुआ है, स्पॉट वेल्डिंग टूल्स, जैसे वेल्डिंग मशीन में ये अधिकतर यूज होते हैं। आर्क वेल्डिंग टूल्स हो सकता है, स्प्रे पेंटिंग नोजल में यूज हो सकता है, आपका हीटिंग टॉर्चेज में यूज हो सकता है, वाटर जेट कटिंग टूल्स। टूल्स मतलब जान लीजिए ये आपका ऑब्जेक्ट होता है जो हमारा क्या करता है कि ग्रेस्टिंग, यहाँ पे लिखा है ना, देखिए आपको दिखा रहे, देखिए यहाँ पे हमको क्या करना होगा, जो हमारा डायरेक्ट, देखिए यहाँ पे लिखा भी है टूल्स इज मैनिपुलेट, टूल इज डायरेक्टली अटैच टू द रिस्ट, जो रिस्ट जुड़ा, और टूल हमारे क्या एक प्रकार लास्ट इंडिफेक्टर है, वो उसको क्या टूल्स और ग्रीपर मिल के दोनों जो टास्क को परफॉर्म करते हैं उसे हम ग्रीपर बोलते हैं, इंडिफेक्टर बोलते हैं। और इसके हमारे डिफरेंट फंक्शन के डिफरेंट फंक्शन हो सकते हैं। ये सब सारी चीजें हमारी इसमें। अब उस पर देख सकते हैं, पार्ट 2 देखते हैं क्या है। अब देखिए पूछा है क्या, डिस्कस द टाइप ऑफ ड्राइव सिस्टम। अब ड्राइव सिस्टम होता क्या है, ड्राइव सिस्टम वो होता है जो हमारे स्पीड ऑफ द आर्म मूवमेंट को डिटरमाइन करे, मतलब कि कैसा किस स्पीड से हमारे आर्म का मूवमेंट होना चाहिए, कितना स्लो होना चाहिए, फास्ट होना चाहिए, ये सब। और उसके साथ साथ क्या स्ट्रेंथ ऑफ द आर्म, कितना वो हैवी लोड प्रिफर कर सकता है, ये। उसके साथ साथ डायनेमिक परफॉर्मेंस, और उसको सम एक्सटेंड, मतलब कि उसमें आप समझिए ड्राइव सिस्टम क्या होता है, जो डिटरमाइन करे क्या हमारे स्पीड को डिटरमाइन करे, या तो हमारे स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करे, या हमारे डायनेमिक परफॉर्मेंस को डिफाइन करे। ये होता है हमारा ड्राइव सिस्टम। और ड्राइव सिस्टम यूजुअली क्या होता है, कैपेसिटी को दिखाने के लिए कि रोबोट का कैपेसिटी कितना होना चाहिए, ये सब बताने के लिए हम क्या यूज करते हैं, ड्राइव सिस्टम यूज करते हैं। और रोबोट का जो ड्राइव सिस्टम होता है उसमें मूविंग होता है, जैसे आर्म हो गया, रिस्ट हो गया, बॉडी हो गया, उसको मूवमेंट कितना रिक्वायर करता है, कितने स्पीड से उसको वो मूवमेंट या कह सकते ओरिएंटेशन रिक्वायर्ड होता है। ये सब सारी चीजें हमारी इसमें आती हैं। और उसके बाद देखते हैं टाइप्स ऑफ ड्राइव सिस्टम के क्या क्या टाइप्स इसके हैं। तो पहला क्या, इलेक्ट्रिकल ड्राइव सिस्टम क्या होता है, जो रोबोट को कैपेबल है क्या मूविंग करने के लिए हाई पावर या प्रोवाइड करता है या स्पीड प्रोवाइड करता है, रोबोट को जो देता है इलेक्ट्रिक ड्राइव होता है वो हमारा। ये किसके द्वारा, डीसी सर्वो मोटर हो सकता है या तो डीसी स्टेपर मोटर हो सकता है। याद करिएगा दोनों हमारा डीसी मोटर है, एसी मत लिखिएगा। और ये हमारा किसके लिए है, सूटेड, अधिकतर सूटेबल दोनों के लिए, रेशनल एज वेल एज लीनियर मोशन के लिए यूज होता है। और ये किसके लिए परफेक्टली जो डिजाइन होता है इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम परफेक्टली किसके लिए हो सकता है, हमारा स्मॉल रोबोट हो सकता है, या स्मॉल रोबोट, या कोई कह सकते हैं कोई जैसे मीडियम रोबोट के लिए भी अधिकतर यूज होता है इलेक्ट्रिक सिस्टम में, लेकिन परफेक्टली किसके लिए होता है, स्मॉल रोबोट के लिए होता है। ये सब सारी चीजें। अब इसके एडवांटेज क्या है कि ये क्लीन और
क्वाइट हाई डिग्री ऑफ फ्रीडम एक्यूरेसी के साथ वर्क करता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम ऑन द स्पॉट डायरेक्टली यूज करने पे स्टार्ट हो जाता है हमारे पास। इसलिए हमारा क्या होता है, हाइयर रिलायबिलिटी भी इसका होता है, और इसका जो पेलोड कैपेसिटी होता है वो ज्यादा होता है इन कंपेरिजन टू अदर। और इसका डिसएडवांटेज क्या है, अब देखिए जब पेलोड कैपेसिटी इसका हाई है तो इसका जो कॉस्ट होगा वो हमारा स्लाइटली थोड़ा कॉस्टलियर होगा। अब हाइड्रोलिक सिस्टम में देख सकते हैं, हाइड्रोलिक सिस्टम में हमारा क्या होता है, ये थोड़ा लार्ज साइज का होता है। इसका मेन डिसएडवांटेज एक तरीके से कर सकते हैं, एडवांटेज भी है, लेकिन ये क्या करता है, डिलीवर करता है हाई स्पीड और हाई पावर भी करता है। किसके द्वारा, इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम के कंपेरिजन में ये क्या करता है, ज्यादा करता है, हाई स्पीड और हाई इसका पावर भी। और ये लेकिन यूज क्या होता है, लीनियर के साथ साथ रोटेशनल जॉइंट में भी यूज होता है। इसमें अधिकतर हम देखेंगे यहाँ पे रोटेटरी मोशन इसको प्रोवाइडेड किसके द्वारा होता है, रोटेटरी वैन एक्चुएटर। ये वर्ड याद करिएगा, रोटेटरी वैन एक्चुएटर। एग्जाम में पूछ सकता है 2 मार्क्स क्वेश्चन। रोटेटरी वैन एक्चुएटर का यूज करके हम हाइड्रोलिक ड्राइव सिस्टम में रोटेटरी मोशन भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब इसके एडवांटेज क्या है, इसके जो पेलोड कैपेसिटी इसके भी ज्यादा है, और ये मेंटेन इजीली हो सकता है, और ये फास्ट और मोर रिलायबल है। किसके कंपैरिजन में, इलेक्ट्रिक ड्राइव के कंपैरिजन में इसका जो रिलायबिलिटी है या उसका जो रिस्पॉन्सिवनेस है वो ज्यादा होता है। अब डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज देखिए एक्सपेंसिव ज्यादा है, और इसमें क्या हो सकता है, एक हाइड्रोलिक ऑयल जैसे इसमें क्या होता है, हाइड्रोलिक में क्या होता है हमारा, इसमें ऑयल या कोई वाटर यूज होता है, कंप्रेस उसको प्रेशराइज करते हैं, इसमें हो सकता है लीकेज हो सकता है, और कोई एक्यूरेट मतलब ये क्या होता है, उतना एक्यूरेट नहीं है जितना न्यूमेटिक और इलेक्ट्रिक होता है। मतलब कि ये लार्जर के लिए होता है, तो ये क्या छोटे मोटे एरर को नेग्लेक्ट कर देता है, ये सब सारी चीजें होती है। अब न्यूमेटिक देखते हैं, न्यूमेटिक किसके लिए यूज होता है, कोई स्मॉल टाइप के रोबोट के लिए यूज होता है, लेस देन जिसका 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा। ये याद करिएगा, जिसका 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम से लेस देन होगा, कोई रिक्वायरमेंट होगा या स्मॉल रोबोट में यूज होगा, तो ये हमारा किसमें होगा, न्यूमेटिक ड्राइव सिस्टम यूज होगा। और ये इसके जो एक्यूरेसी है वो फाइन होता है, क्योंकि ये स्मॉल रोबोट के लिए यूज हो रहा है और स्मॉलर देन 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए यूज हो रहा है, तो इसलिए इसका जो एक्यूरेसी होगा वो थोड़ा इसका एक्यूरेसी ज्यादा होगा इन कंपेरिजन टू इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम या हाइड्रोलिक ड्राइव सिस्टम। और ये सिस्टम क्या प्रोड्यूस करता है, रोटेटरी मूवमेंट प्रोड्यूस करता है, किसके द्वारा, एक्चुएटिंग एंड रोटेटरी एक्चुएटर। याद करेंगे उसमें क्या था हमारा, हाइड्रोलिक में यहाँ पे आपको बताए थे, यहाँ पे रोटेटरी वैन एक्चुएटर था, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई भी रोटेटरी एक्चुएटर जनरली यूज कर सकते हैं। अब इसमें क्या है हम देखेंगे, अगर इसमें इसमें क्या होता है, ट्रांसलेशनल मूवमेंट के साथ साथ जो स्लाइडिंग ज्वाइंट होता है वो भी हमको प्रोवाइड करता है, क्या, पिस्टन को ऑपरेट करने के लिए। और इसमें क्या होता है, हमारा जो प्राइस ऑफ द सिस्टम, जो प्राइस होता है लेस होता है किसके कंपेरिजन में, हाइड्रोलिक, क्योंकि हाइड्रोलिक हमारा लार्जर साइज के लिए यूज होता है, तो इसलिए हमारा जो इसका कॉस्ट होता है वो उसका ज्यादा होता है। इसमें क्या होता है, हमारा कंपेरिजन टू इसमें लेस कॉस्ट होता है। अब इसके एडवांटेज क्या है, इसका जो कंस्ट्रक्शन है सिंपल है, और ये रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव है, ज्यादा महंगा नहीं है, इसका रिलायबल और फास्ट है, क्योंकि ये स्मॉल अमाउंट के लिए यूज होता है, और इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 से लेस है। इसलिए अब डिसएडवांटेज क्या है, इसके जो पे लोड है उतना ज्यादा है नहीं, क्योंकि वो स्मॉल रोबोट के लिए उतना हैवी लोड को वो प्रीफर नहीं कर सकता है। और ये सूटेबल है किसके लिए, फास्ट, नॉट सूटेबल फॉर फास्टर ऑपरेशन, क्योंकि इसका जो पेलोड कैपेसिटी है और इसका जो एक्यूरेसी है वो थोड़ा लो है इन कंपैरिजन ऑफ अदर हाइड्रोलिक और इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम। अब आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, लिखा है कंपेयर द वेरियस रोबोट ड्राइव सिस्टम। कई रोबोट के ड्राइव सिस्टम को हमको वो करना है, कंपेयर करना है। तो अब इसमें देखिए क्या है कि हमारा जो कंपैरिजन पहला क्या है, रिलायबिलिटी और कंपोनेंट देखते हैं, जैसा कि हाइड्रोलिक में सबसे कम था और न्यूमेटिक में सबसे ज्यादा था, क्योंकि वो बार बार एक ही नंबर को, उसका कम है उसका स्मॉल है, तो बार बार एक ही चीज को वो प्रेफर कर रहा है। और इलेक्ट्रिक में भी वही, क्योंकि लो और मीडियम के लिए यूज होता है, तो ये भी हमारा उसी के लिए प्रेफर है। एक्यूरेसी सबसे ज्यादा किसमें है, इलेक्ट्रिक में, और उसके बाद सबसे लो किसमें है, न्यूमेटिक में, क्योंकि इसका पेलोड कैपेसिटी कम है। लेकिन प्रेशर का बात करें तो हाई हाइड्रोलिक में है, और लो टू मीडियम, और इसका मीडियम टू हाई है। और रेंज और ऑपरेशन का बात करें तो रेंज इसका वाइड है, इसका सबसे कम है, और ये मीडियम है। और पावर टू वेट रेशियो सबसे ज्यादा हाइड्रोलिक का है, और न्यूमेटिक का लोएस्ट है, इसका मॉडरेट है। और लीकेज देखें तो सबसे ज्यादा इसी में होता है, क्योंकि हाइड्रोलिक ऑयल हो सकता है लीकेज, इसमें क्या हो बेटर, और इलेक्ट्रिक में ड्राइव में तो होता ही नहीं है, बात सिंपल है। और साइज और स्टिफनेस, हाँ देखिए साइज और स्टिफनेस, सबसे ज्यादा साइज कौन लेता है, हमारा हाइड्रोलिक लेता है, फिर उससे कम क्या लेता है हमारा ये, और स्टिफनेस तो होता है नहीं, ये एकदम माइन्यूट लेवल होता है इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम में जो हमारा स्टिफनेस होता है। अब कंपाइलेंस देखते हैं, कंपाइलेंस सबसे कम किस में होता है, हमारा इसमें होता है हाइड्रोलिक में, सबसे बेटर इलेक्ट्रिक में होता है, उसके बीच में ये होता है। फिर मेंटेनेंस, अगर नीड ऑफ मेंटेनेंस सबसे ज्यादा किसको चाहिए, हाइड्रोलिक का, क्योंकि लार्जर स्केल पे इसका यूज होता है और लार्जर रोबोट के लिए यूज होता है, तो हमारा सबसे ज्यादा इसी में चाहता है, और लेस इसमें, लो इसमें चाहिए होता है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन क्या है, फैक्टर अफेक्टिंग द सेलेक्टिव ड्राइव सिस्टम। अब जब हम ड्राइव सिस्टम सेलेक्ट कर रहे हैं तो क्या क्या फैक्टर देख सकते हैं कि किस पे डिपेंडेंसी है, क्या कौन सा सेलेक्टिव ड्राइव यूज करते हैं। जब हमको पावर कंजम्पशन पहला देखना होगा कि किस अमाउंट का पावर चाहिए, फिर पोजीशन एक्यूरेसी, कितना पोजीशन एक्यूरेट हमको चाहिए, ये चीज हमें देखना होगा। और रिपीटेबिलिटी, मतलब उसको बार बार कितना वैल्यू हमको बार बार एक ही टास्क को परफॉर्म कराना है, तो उसके लिए भी डिफरेंट उसका स्पीड देखना होगा, उसका रिलायबिलिटी, स्टेबिलिटी देखना होगा। और कॉस्ट आपका इंपॉर्टेंट है, किस दाम पे आपको चाहिए, किस रेट पे आपको प्रेफर करना है, ये सब चीजें। अब देखिए पहला क्वेश्चन पूछा था पिकिंग प्लेस रोबोट के लिए क्या यूज करेंगे हम, न्यूमेटिक करेंगे। अगर रोबोट ऑफ लोडिंग एंड अनलोडिंग हैवी वर्क पीस तो हैवी के लिए हाइड्रोलिक, और असेंबली रोबोट के लिए सिंपली इलेक्ट्रिक ड्राइव आप यूज कर सकते हैं। अब उसके बाद देखते हैं क्या पूछे, वेरियस ड्राइव सिस्टम फॉर रोबोट। देखिए इससे क्वेश्चन जान लीजिए, अधिकतर सेम ही सेम है सब इसमें। अब पहला क्या है, न्यूमेटिक। न्यूमेटिक में क्या होता था, हम यहाँ पे रेगुलेट कैसे करते थे, एयर इनकमिंग प्रेशर से रेगुलेट करते थे, कि उसमें प्रेशर को कंप्रेस करते थे, उसमें प्रेशराइज बनाते थे, तो ये सारी चीजें हम इसमें यूज करते थे। और न्यूमेटिक प्रेशर क्या होता है, हमारा सबसे कॉमन मेथड है किसके लिए, ऑपरेटिंग मैकेनिकल ग्रीपर के लिए। ये आप वर्ड कीजिएगा, किसके लिए यूज होता है, हमारा ऑपरेटिंग मैकेनिकल ग्रीपर के लिए अच्छे से, मतलब इजिली जल्दी से यूज होता है, ये होता है। और उसके बाद हमारे क्या था, ये इसमें जो इनकमिंग एयर को प्रेशराइज करता है। और इसमें जो पिस्टन डिवाइस होता है वो क्यों यूज होता है, कि एक्यूरेसी जो ग्रिपर का है उसको एक्यूरेट लेवल पे मेजर करे। और इसमें क्या होता है, हमारा 2 एयर लाइन फीड होते हैं, पहला एक ओपन 1 टू ओपन होता है और एक अदर टू क्लोज। इसमें 2 एयरलाइन यूज होते हैं, कौन कौन से, एक तो ओपन होता है 1 टू ओपन और दूसरा अदर टू क्लोज इट, उसके इसमें यूज होता है। और उसके बाद क्या देख सकते हैं, जो इसमें एयर प्रेशर किसमें पहले इंटर करता है, हमारा लेफ्ट पोर्शन ऑफ द पिस्टन में। लेफ्ट जो पिस्टन का लेफ्ट पोर्शन होता है पहले उसमें इंटर करता है, फिर उसके बाद वहां से प्रेशर क्रिएट करता है, फिर उसके अपोजिट जो व्हेन एयर इज फोर्स इनटू अपोजिट इट, और दूसरे अपोजिट एंड पे उसको रिट्रेस करता है, वहां से वापस निकलता है अगर उसका यूज हो गया तो। अब दूसरा ड्राइव सिस्टम क्या है, हमारा इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम है। अब इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम क्या होता है, जिसमें हमारा एंड इफेक्टर जो इलेक्ट्रिकली कंट्रोल हो, पावर ट्रांसमिशन जिसमें हमारा इलेक्ट्रिकल हो, ये सारी चीजें होती है। अब यहाँ पे देख सकते हैं न्यूमेटिक में, इसमें न्यूमेटिक में क्या होता था हमारा, इसमें लिमिटेशन होते थे 2 ही पोजीशन तक, लेकिन इलेक्ट्रिकल में क्या अलाउ करता है, ये ग्रेटर डिग्री ऑफ कंट्रोल अलाउ करता है, उससे ज्यादा 2 या 2 से ज्यादा तक इसमें यूज होता है हमारा किसमें, इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम में। अब इसमें देख सकते हैं, इसमें इंस्टेड ऑफ 2 मेयरली पोजीशन, इसके में क्या होता है, कंट्रोल एनी नंबर ऑफ पार्शियली क्लोज पोजीशन, इसमें कोई भी नंबर का क्लोज पार्शियली पोजीशन है उसको हम मेंटेन कर सकते हैं। ये सब सारी चीजें हमारी होती हैं। फिर उसमें देख सकते हैं कि अब क्या यूज करते हैं, हाइड्रोलिक और मैकेनिकल है। तो हाइड्रोलिक और मैकेनिकल में क्या है, उसमें पावर ट्रांसमिशन हमारा क्या होता है, लेस होता है, किसके इफेक्ट में, जो एंड इफेक्टर जो करंट प्रैक्टिस है उसके इफेक्ट में हमारा कम होता है। फिर उसके बाद देख सकते हैं कि जो हाइड्रोलिक एक्चुएशन है उसमें रिस्क ऑफ द आयल लिंकेज ज्यादा होता है। ये सब सारी चीजें हमारी इसमें हाइड्रोलिक में हमारा आता है, इसलिए हम इसको इसका डिसएडवांटेज भी आप मान सकते हैं, ये सब सारी चीजें। उसके बाद क्या है, इसका फ्लेक्सिबल केबल यूज फॉर पुली, इसमें जो फ्लेक्सिबल केबल होते हैं उसके लिए पुली या कोई भी इसमें हैवी लोड को परफॉर्म एक्शन टास्क परफॉर्म करने के लिए यूज करते हैं। ये सब सारी चीजें हमारी किसमें आती हैं, हाइड्रोलिक मैकेनिकल ड्राइव सिस्टम में ये होती हैं। अब उसके बाद देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, मैकेनिकल ग्रिपर क्या होता है। मैकेनिकल ग्रिपर एक इन इफेक्टर में यूज होता है जो हमारा क्या करता है, किसी ऑब्जेक्ट को ग्रैस्प करने के लिए, ग्रैस्प मतलब क्या होता है, उसको पकड़ने के लिए, और मैकेनिकली उसको ऑपरेट कैसे, उसका फिंगर मतलब यहाँ पे कि ऑब्जेक्ट को कैसे कैचअप करना, उसको कैसे ग्रैस्प करना, ये सब सारी चीजें होती है। इंडस्ट्री में क्या होता है, हमारा 2 फिंगर होता है जो कि किसी ऑब्जेक्ट को यूज करने के लिए अधिकतर देखेंगे 2 फिंगर आर इनफ फॉर होल्डिंग द पर्पज, मतलब 2 फिंगर वाले जो हमारे कंपोनेंट होते हैं या कोई भी हमारा एंड इफेक्टर होता है वो कंट्रोल कर सकता है। ये सब चीजें हमारी किसमें, मैकेनिकल ग्रिपर में होती है। और मैकेनिकल ग्रिपर कैसे परफॉर्म करता है, इसमें जो हमारी फिंगर होती है वो भी हमारी परफॉर्म करती है ओपन और क्लोज एक्शन पे। यहाँ पे नीचे होगा, हो सकता है फिगर भी हो, यहाँ पे देख सकते हैं, भी आएंगे हम यहाँ पे। और जो इसमें फिंगर पैड, और इसमें 2 हमारे जो मैकेनिकल ग्रिपर होल्डिंग ऑब्जेक्ट के लिए 2 मेथड से कर सकते हैं। पहला क्या, फिंगर पैड, जो फिंगर पैड होता है उससे यूज कर सकते हैं, या तो उसमें कोई सॉफ्ट मटेरियल फिंगर पैड यूज सकते हैं, मतलब कि नॉर्मली उसके उस शेप का बना के किसी ऑब्जेक्ट को फिगर आउट करने के लिए। अब इसमें देख सकते हैं मेथड 1 में भी क्या था, हमारा कॉन्टेक्ट सरफेस यूज होता था, जो डिजाइन होता था किसी ऑब्जेक्ट पार्ट को एक जैसे वन प्लेस से दूसरे, यहाँ पे लिखा है ना, अचीविंग द एस्टिमेटेड शेप, उस शेप को बनाए, फिर उसके बाद उस ऑब्जेक्ट को होल्ड करके नेक्स्ट प्लेस पे रख देना। लेकिन सेकंड मेथड में क्या होता था हमारा, कि वहाँ पे जो इसमें सप्लाई करते थे सफिशिएंट फोर्स प्रोवाइड कर देते थे पहले से ही, कि उस ऑब्जेक्ट को पहले से ही वो बस जाके वहाँ पे उसको कॉन्टेक्ट मिला के उसको क्या करता था, होल्ड करता था ऑब्जेक्ट को, और एक प्लेस से दूसरे प्लेस
पहुंचा देता था। ये सब सारी चीजें होती थी। यहाँ पे देख सकते हैं कैसे हमारा ये जो हमारा है ये इंटरचेंजेबल फिंगर है जो कि इस ऑब्जेक्ट पे इसको उठा रहा है, फिर उसके बाद कहीं दूसरे प्लेस पे रख देगा। अब उसके बाद क्या है वैक्यूम ग्रिपर। वैक्यूम ग्रिपर को हम क्या करते हैं सक्शन कप भी करते हैं, क्योंकि सक्शन कप इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा ये एयर को वो कर देता है कि वैक्यूम क्रिएट कर देता है, फिर उसके बाद क्या होता है उस ऑब्जेक्ट को वन प्लेस से दूसरे प्लेस तक कर देता है, मूव करा देता है। ये कैसा होता है फ्लैट स्मूथ क्लीन कंडीशन नेसेसरी टू फॉर्म सेटिस्फैक्टरी ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हम देख सकते हैं जैसे देखिए यहाँ पे लिखा भी है वैक्यूम पंप जो होता है पिस्टन ऑपरेटेड होता है, वेंट ड्रिवेन होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ से जो एयर होता है उसे कंप्रेस कर देता है, एग्जॉस्ट कर देता है और यहाँ पे एक प्रेशर क्रिएट करता है। ये जैसे ये ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे ये जाके अटैच हो जाता है और यहाँ से वो मूवमेंट करा सकता है। वैक्यूम देखिए यहाँ पाइप भी लगा हुआ है कि वो कैसे वैक्यूम कर रहा है। अब उसके बाद आता है मैग्नेटिक ग्रिपर। अब मैग्नेटिक ग्रिपर में क्या होता है हमारा मैग्नेटिक ग्रिपर जो होता है वो किस पे बेस होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट या परमानेंट मैग्नेट पे बेस होता है। क्या करने के लिए कि मेटालिक ऑब्जेक्ट को पिक करने के लिए। अब इसमें क्या होता है अधिकतर क्या यूज होता है जो हमारे फेरस मटेरियल है वही अधिकतर यूज होते हैं किसके लिए मैग्नेटिक ग्रिपर यूज करने के लिए। और इसमें वैक्यूम एक्सेप्ट इसमें जैसे वैक्यूम में वो हमारा कप होता था वैक्यूम कप होता था सक्शन कप होता था, इसमें हम क्या यूज करते हैं मैग्नेट ग्रिपर यूज कर देते हैं। बस सिंपली यही है। और उस ऑब्जेक्ट को किसे हैंडल करता है केवल मेटल ऑब्जेक्ट को पार्ट को हैंडल करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है मेटल और इसमें मैग्नेटाइजिंग कॉइल लगा दिया है दोनों तरफ, फिर उसमें क्या है एक प्रोटेक्टिव शीट लगाया। क्यों प्रोटेक्टिव शीट लगाया कि ऑब्जेक्ट में होल क्रिएट हो कि उस ऑब्जेक्ट को अटैच कर ले अपने जो उसमें जो यहाँ मैग्नेटिक वाले उससे अटैच करके उसको एक प्लेस से दूसरे प्लेस। लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये होता है कभी कभी क्या होता है कि ये रेजिडुअल मैग्नेटिज्म मतलब उसमें कुछ मैग्नेटिज्म रह जाते हैं, एक सीट से ज्यादा दूसरे सीट को भी उठा सकता है, ये हमारे प्रॉब्लम आ सकता है इसमें। अब देखिए यहाँ पे लिखा भी है डिसएडवांटेज और ये क्या करता है एडवांटेज में क्या है ये मेटल पार्ट को इजीली हैंडल कर लेता है स्मॉल होल की तरह होल की वो उसको मतलब यूज करते हुए। और इसका जो पिकअप टाइम है वेरी फास्ट है क्योंकि तुरंत अटैच आ जाता है मेटल के पार्ट में, तुरंत उसका मैग्नेट एक्टिवेट हो जाता है। फिर उसका क्या होता है उसके जो वेरिएशन है डिफरेंट लेवल पे यूज होते हैं। लेकिन इसके डिसएडवांटेज क्या है इसमें जो रेजिडुअल मैग्नेटिज्म भी बच जाता है और इसमें मोर देन वन सिंगल सीट को भी वो लिफ्ट कर सकता है। ये चीजें हमारी हैं। अब एडहेसिव ग्रिपर क्या होता है एडहेसिव ग्रिपर हमारा किसके लिए यूज होता है कोई भी एक्शन को ग्रैस्पिंग करने के लिए, कोई ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए, होल्ड करके उसको ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए हम एडहेसिव ग्रिपर यूज करते हैं। एडहेसिव ग्रिपर क्या होता है वो डिमिनिश किसके द्वारा हो जाता है अगर सक्सेसिव ऑपरेशन उसी को ऑपरेशन को बार बार परफॉर्म करे तो अपने एडहेसिव सबस्टेंस को लूज कर सकता है। रिपीटेड यूज करने पे एडहेसिव सब जो हमारे ग्रिपर है वो खत्म हो सकते हैं। ये सब सारी चीजें हमारी एडहेसिव में होती है। अब फोर्स एनालिसिस ऑफ ग्रिपर इसमें क्या होता है देखिए यहाँ पे सिंपल है। यहाँ पे इसमें क्या होता है कोई भी कॉम्प्लिकेटेड जैसे यहाँ पे क्या होता है इसमें देखिए ये ग्रिपर है हमारा और ये कोई भी ऑब्जेक्ट है ना उसको ऑब्जेक्ट को होल्ड किया हुआ है तो उसमें क्या होता है जो ऑब्जेक्ट जब टच है तो उसमें प्रेशर पैड क्रिएट होते हैं और ये ऑब्जेक्ट तो नीचे जाना चाहता है लेकिन इसको होल्ड किया हुआ है तो यहाँ पे तो फ्रिक्शन लगा तो फ्रिक्शन को हम बैलेंस कर देंगे। यहाँ पे देखिए FG लिखा है नीचे का जो इससे अटैच है फ्रिक्शन एट फ्रिक्शनल फोर्स और ये W क्या है अपना खुद का वेट होता है। तो ये ऐसा एग्जर्ट ग्रिपर होता है जो एग्जर्ट करता है फोर्स किस पे वेट पार्ट पे उसको वेट को कैसे उसको वहां पे होल्ड करना है। और यहाँ पे देखिए सिंपली इक्वेट कर दिए उसके फ्रिक्शनल फोर्स को उसके खुद के वेट को और म्यू क्या हमारा फ्रिक्शनल कोफिशिएंट है। बस सिंपली यूज करके हम यहाँ पे एक कैलकुलेशन दिया उससे हम देखेंगे। और इसमें क्या यूज होता है फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो होता है वो डायरेक्टली पैरेलल टू कॉन्टैक्टिंग सरफेस। जो इसमें फोर्स ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे देख रहे हैं ना जो यहाँ पे ग्रेविटी का जो फोर्स है ये साइड में लगा है वो दोनों आपस में पैरेलल है। इस पे अटैच होता है किसके द्वारा हमारा जो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट है इसके। यहाँ पे देख सकते हैं सिंपली इसमें हम यूज कर सकते हैं जी हमारा कोई भी फैक्टर है जी क्या ग्रेविटेशनल फैक्टर हमारा हो सकता है। यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन दिया है कि जो कोई भी ऑब्जेक्ट कार्टून है उसका वेट 10 kg दिया हुआ है हमको जो ग्रिपर हेल्ड कर रहा है जिसका फ्रिक्शनल कोफिशिएंट 0.25 है और जो वेट ऑफ कार्टून है वो पैरेलल देखिए पैरेलल दिया इसीलिए हमारा समझ गए कि हमारे यूज करेंगे। और जी फैक्टर हमारा यहाँ पे 2 दिया हुआ है तो यहाँ पे सिंपली आप देखिए आपको जी म्यू दिया ही था और एनएफ मतलब जो जी फैक्टर है यहाँ पे एनएफ हमारा क्या है एनएफ जो हम यहाँ पे हमारा नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम है कि कितने पे यहाँ पे देखिए दिया भी है जी फैक्टर। यहाँ पे जी फैक्टर भी 2 है उसके साथ साथ एनएफ भी हमारा 2 है तो एनएफ भी 2 हो गया। FG हमारा जो है हमारा FG तो निकालना है हमें और यहाँ पे वेट का 10 kg दिया है जी फैक्टर भी 2 दिया है यहाँ से हम ग्रिपिंग फोर्स निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो एन फैक्टर हमारा क्या था यहाँ पे आपको एन फैक्टर जो हमारा था ये जो सीट के जो हमारे थे पैरेलल सीट थे ना यहाँ पे हमारे उसके नंबर जैसे यहाँ पे हमारा पैरेलल सीट था उन दोनों में ऑब्जेक्ट के लिए क्या था और यहाँ पे हमारा FG लग रहा था और नीचे W लग रहा था तो ये हमारा था। अब एक्टिव ग्रिपर क्या होते हैं एक्टिव ग्रिपर हमारा एक प्रकार का
ऐसा फ्लेक्सिबल ग्रिपिंग होता है जो हमारे किसी भी ऑब्जेक्ट को या लिंक उस ऑब्जेक्ट को कैसे उसको ज्वाइन कराना, उसको कैसे मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस मूव कराना, फ्लेक्सिबल जा पोजीशनिंग और ग्रिपिंग फोर्स उसका कैसा हो अच्छे लेवल पे, उसके फीचर्स को देखने के लिए किसमें यूज होता है, एक्टिव ग्रिपर में यूज होता है। अब हम पैसिव ग्रिपर देखेंगे। पैसिव ग्रिपर क्या होता है, जो कि हमारे पावर कंजम्पशन को मिनिमाइज कर देता है। जैसे हम देखे होंगे आपके इन्वायरमेंट में क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है अगर हमारे पावर कंजम्पशन को लो कर देता है। ये सब सारी चीजें हमारी होती है। अब इसमें हुक्स एंड स्कूप क्या है, अब देखिए हुक्स का क्या काम है हमारा, एक हुक्स एंड स्कूप क्या है, दोनों हमारे सिंपल एंड इफेक्टर के पार्ट है जो कि ग्रिपर में यूज होते हैं। और हुक क्या होता है हमारा, जो कि एक स्मॉल ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करने के लिए, देखिए लिखा है ना, लिफ्ट अ पार्ट ऑफ स्पेशली प्रिसाइज पोजीशन इज नॉट रिक्वायर्ड, इट इज ओनली डीप इनटू लिक्विड। यहाँ पे देखिए जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट को उसको क्या लिफ्ट करना है, स्मॉल ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करना है और उसको सिंपली करना है, डीप कर देना है किसमें, लिक्विड ऑब्जेक्ट में। और हुक क्या होता है हमारा, एक प्रकार का कोई भी जैसे स्मॉल पार्ट को हैंडल करना है। यहाँ पे लिखा है ना, हैंडल द कंटेनर ऑफ अ स्मॉल पार्ट टू लोड एंड अनलोड द पार्ट ऑफ हैंगिंग फ्रॉम ओवरहेड कन्वेयर। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है उसे केवल हैंडल करना कंटेनर में, कि कंटेनर में ही वो रहेगा लेकिन ऑब्जेक्ट को हैंडल भी करना होगा। नहीं तो जैसे आप कोई भी रॉड आप रख दिए किसी कंटेनर में, उसको हैंडल करना, उसी पोजीशन पे रह देना, ये हमारा हुक्स का आता है। और स्कूप क्या होता है हमारा, कोई भी लिक्विड मटेरियल, जैसे मटेरियल इन लिक्विड या पाउडर फॉर्म में, उसको कंट्रोल करने के लिए। लेकिन जो स्कूप का लिमिटेशन ये है कि इसका डिफिकल्ट टू कंट्रोल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे लिक्विड जैसा जानते हैं, लिक्विड हैव नो शेप, तो ये क्या कर सकता है, मूव कर सकता है किसी भी डायरेक्शन में। ये सब सारी चीजें होती है हमारा। अब देखते हैं कि एंगुलर टाइप ग्रिपर क्या होते हैं। हम यहाँ पे देख सकते हैं एंगुलर टाइप ग्रिपर जिसमें दोनों है, ओपन एंड क्लोज के साथ साथ सेंट्रल पिवोट द्वारा वो ज्वाइंट हो इन मूविंग ऑफ स्वीपिंग आर्चिंग मोशन। यहाँ पे आप देख सकते हैं फिगर भी, जैसे यहाँ पे देखिए एंगुलर मूवमेंट है ना, यहाँ पे एक बार तो क्या कर रहा है हमारा, उस ऑब्जेक्ट को ग्रेस्प करता है, मतलब पकड़ रहा है, फिर एक बार क्या कर रहा है उसे, एक बार उसको जब वो नीचे चला गया तो उसको फिर यहाँ पे अनग्रेस्पिंग कर दे रहा है। तो ये हमारा जो एंगुलर पोजीशन पे होता है, यहाँ पे देखिए एक बार पढ़ भी दे रहे हैं आपके लिए, देखिए यहाँ पे कोई एंगुलर ग्रिपर क्या होता है, लिमिटेड स्पेस जिसमें अवेलेबल होते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं लिमिटेड स्पेस है। और जब हमारा जो जा होता है, जा मतलब समझिए ये दोनों हमारे क्या है, जा है, ये दोनों हमारे जा है जो मूव अप एंड आउट कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक बार हमारा जो क्या है, एक बार देखिए इसको कैचअप किया है, मतलब मूव अप किया है, यहाँ मूव अप किया है और यहाँ पे मूव आउट कर दिया, मतलब मूव कर दिया गया नीचे। और ये टॉगल ग्रिपर अधिकतर इसमें यूज होता है। और पिवट पॉइंट जो हमारा ये सेंटर वाला पॉइंट होता है उसको पिवट मूवमेंट बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, ओवर अ सेंटर टॉगल प्रोवाइड हाई ग्रिपर फोर्स टू वेट रेशियो। इसमें जो फोर्स टू वेट रेशियो है वो इसको ज्यादा देता है, क्योंकि उस ऑब्जेक्ट को लॉक करता है वहीं पे, जो वहां पे इस ऑब्जेक्ट को वहीं पे रोके रहता है। फिर ये जब मूव आउट होता है तो ये सिंपल ऑब्जेक्ट नीचे आ जाता है। बस यही है आपका एंगुलर। यहाँ पे देखिए एंगुलर ग्रिपर क्या होता है, लेस एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि इसमें जो मोशन होता है, जा का मोशन होता है, आर्चिंग द मोशन ऑफ द जा, इसमें जो होता है वो क्लियरेंस होता है, इसमें ज्यादा कोई डिफिकल्टीज फेस नहीं करना पड़ता है। और ये सिंपलर टूल इसमें होता है, यूज होता है किसी ऑब्जेक्ट को कंप्रेस करने के लिए। और हमारा देखते हैं क्या, वेरियस कंसिडरेशन ऑफ सिलेक्शन डिजाइन ऑफ द ग्रिपर। जब हम सेलेक्ट करें कोई डिजाइन तो उसके लिए क्या क्या हमको यूज करना होगा। पहले देखना होगा कि इंडस्ट्रियल अगर रोबोट है, इंडस्ट्रियल रोबोट अगर हम ले रहे हैं तो किसके लिए यूज होगा, पिकिंग अप द रॉ, कोई भी मटेरियल या ऑब्जेक्ट को रॉ को पिकिंग करना और फिनिक्स वर्ड पार्ट करने के लिए यूज हो सकता है। और रोबोट क्या होता है हमारा, कोई भी परफॉर्म गुड ग्रेस्पिंग, और देखना होगा कि उसको प्रॉपर सिलेक्शन डिजाइन करने के लिए हमको क्या क्या अचीवमेंट, क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, ये सब चाहिए। पहला क्या है, उसको जो सरफेस उसका जो रीचेबल है उसका क्या होना चाहिए, स्टेबल है कि अनस्टेबल, ये सब सारी चीजें देखना होगा। और उसके पोजीशन के बारे में जानना होगा कि जो पोजीशन हमें प्रोवाइड कर रहा है वो एक्यूरेट हो या नहीं हो, ये सब सारी चीजें हमें देखनी होगी। उसके बाद क्या है, जिसका सॉर्ट ऑफ डिस्टॉर्ट एंड स्ट्रेच इट फ्रेजाइल वर्क, उसका जो सरफेस है, जो जैसे यहाँ पे आपने देखा था कि कैसे जो हमारा फ्रिक्शनल वाले में होता था, तो इसका जो सरफेस है वो स्मूथनेस है कि अनफ्रेजाइल पार्ट है, ये सब चीजें हम। और रेजिलियंट पैड टू प्रोवाइड मोर ग्रेप्सिंग। अब अगर रेजिलियंट पैड हुआ तो वो ज्यादा प्रोवाइड करेगा। अब रेजिलियंट का क्या मतलब है कि जो उसका सरफेस हो वो थोड़ा खुरदुरा सा हो, तो उसमें क्या होगा, ग्रेप्सिंग करने में ऑब्जेक्ट को इजिली होगा। और उसके बाद देख सकते हैं हम यहाँ पे फैक्टर क्या क्या हैं जो कि रोबोटिक्स एप्लीकेशन ग्रिपिंग में कहाँ कहाँ यूज होते हैं। और किसी पार्ट को हैंडल करने के लिए क्या क्या चेक करना होगा, उसका शेप और वेट एंड साइज, और उसके कैसे वो ऑब्जेक्ट अपने शेप को चेंज कर रहा है, उसके पार्ट साइज को टॉलरेंस कितना देर तक वो कर सकता है, ये सब सारी चीजें हमें देखनी होगी। और उसके एक्चुएशन मेथड में क्या होता है कि हमारा वैक्यूम पंप हो सकता है, मैग्नेट हो सकता है, या मैकेनिकल ग्रैप्सिंग, ये सब, क्योंकि उस ऑब्जेक्ट को कैसे मतलब होल्ड कर रहा है, ग्रैप्स कर रहा है, ये सब सारी चीजें हमारी इसमें देखी जाती है।
फिर पावर एंड सिग्नल ट्रांसमिशन करने के लिए हमको क्या 3 मेथड है, न्यूमेटिक, इलेक्ट्रिकल, हाइड्रोलिक्स में एक और एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं, हाइड्रोलिक कर सकते हैं। अगर फोर्स के बारे में जानना है तो वेट ऑब्जेक्ट कितना वो है, उसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है, उसका जी फैक्टर क्या है, और इसका मेथड ऑफ होल्डिंग क्या है, फिजिकल है कि फ्रिक्शन है, कैसा है। और पोजीशन के बारे में जानना है तो हमारा लेंथ ऑफ फिंगर, जो फिंगर उसमें उसके लिए डिसाइड किए वो चीज देख सकते हैं। स्पीड एंड एक्सेलरेशन उसका देख सकते हैं कि मोटरसाइकिल जैसे कोई भी मोशन साइकिल जैसे वो मोशन कर रहा है तो उसका क्या क्या रिक्वायरमेंट ही है। अगर सर्विस कंडीशन देखना है तो उसका नंबर ऑफ एक्चुएशन देख सकते हैं, उसका रिप्लेसेबल वियर देख सकते हैं, मेंटेनेंस कॉस्ट कितना लग रहा है, उसका साइज टॉलरेबल कितना है, ये सब सारी चीजें देखेंगे। वैसे देखिए इन्वायरमेंट के बारे में जानना है तो हीट एंड टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ये सब टेम्परेचर जानना है, इसमें फिंगर का इसका लॉन्ग है कि शॉर्ट है, ये सब की कितना प्रोटेक्शन कर सकता है, हीट रेजिडियंट मटेरियल यूज है कि नहीं है, ये सब सारी चीजें आप देख सकते हैं। वैसे देखिए सिंपल ये फैब्रिकेशन मटेरियल में क्या होता है हमारा, उसका स्ट्रेंथ कितना है, उसका जो कॉस्ट एंड ईज ऑफ फैब्रिकेशन है वो कैसा है हमारा, और उसका जो फ्रिक्शनल प्रॉपर्टीज ऑफ फिंगर सरफेस का वो कैसा है, ये सब सारी चीजें हमारी इसमें देख लेते हैं फैब्रिकेशन मटेरियल में। अब अदर कंसिडरेशन क्या क्या करते हैं हम, कोई भी इंटरचेंजेबल फिंगर यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसका डिजाइन स्टैंडर्ड क्या है, और उसका जो माउंटेनिंग कनेक्शन है या इंटरफेरिंग रोबोट है वो सब कैसा है, इसका रिस्क ऑफ जो प्रोडक्शन है, उसका जो ग्रास्पिंग का ग्रिपर का डिजाइन है वो चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लीडिंग टाइम उसका कितना है, उसके बाद इसका जो स्पेयर पार्ट का मेंटेनेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये इसका ग्रिपर प्रोड्यूसेबल है कि नहीं है, ये सब सारी चीजें हमारी इसमें चेक होती है। अब उसके बाद देखते हैं पैसिव ग्रिपर में क्या होता है। पैसिव ग्रिपर वही होता है जो हमारे ऑब्जेक्ट को होल्ड करता है, हैवी ऑब्जेक्ट को होल्ड करता है विदाउट मैनिपुलेटिंग द फिंगर। उसमें कोई भी फिंगर नहीं होता, कोई भी एक ऑब्जेक्ट को वो भी सेफ होता है, डिसाइड होता है पहले से उस ऑब्जेक्ट को होल्ड करने के लिए। हाउ यहाँ पे सॉरी था। अब यहाँ पे जो पैसिव ग्रिपर हमारा होता है क्या होता है, जो कि इक्विप्ड विद सेंसर, जो सेंसर द्वारा इक्विप्ड होता है, मतलब वो सेंसर द्वारा अटैच होता है और इन्फॉर्मेशन देता है कहाँ से, सेंसर से। जब वो सेंसर द्वारा जब इन्फॉर्मेशन उसको रेगुलेट होता है तो आगे फॉरवर्ड कर देता है इन्फॉर्मेशन को, उसके द्वारा हमारा जो पैसिव ग्रिपर यूज होता है। अब पैसिव ग्रिपर के भी देखिए 3 प्रकार आते हैं, इसमें 3 होते हैं। पहला क्या होता है, नॉन प्रेहेंसाइल इंडिफेक्टर। इसमें क्या होता है, इसमें कोई प्रकार का आपका इनक्लोज नहीं यूज होता है, उसके बाद कोई भी ग्रास्पिंग फोर्स भी नहीं होते, केवल इसमें एक सिंपली इंडिफेक्टर यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे वैक्यूम पंप वहाँ पे क्रिएट करके क्या हुआ, उस ऑब्जेक्ट को ग्रैप्स कर लिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जैसे वहाँ पे देखे मैग्नेट लगा के, या बर्नौली इफेक्ट देख सकते हैं, ये सब सारी चीज में हमें क्या आती है, नॉन प्रेहेंसाइल। नॉन प्रेहेंसाइल मतलब समझिए कोई प्रकार का उसमें क्लोज ऑब्जेक्ट नहीं लगा है, कोई प्रकार का ग्रास्पिंग ऑब्जेक्ट फोर्स भी नहीं लगा है। अब उसके बाद क्या है, रैप इंडिफेक्टर। रैप इंडिफेक्टर क्या होता है, इसमें जो हैवी हैमर की तरह होल्ड करे, और इसमें क्या होता है हमारा, जैसे ह्यूमन यूज करता है रैप ग्रास्प, क्योंकि उसमें क्या कोई भी ऑब्जेक्ट को मेंटेन, उसमें यूनिफॉर्म प्रेशर देने के लिए यहाँ पे लिखा है ना, द यूनिफॉर्म, क्योंकि वो हैवी हैमर की तरह ह्यूमन यूज कर सकता है उसको, तो कितने अमाउंट पे क्या यूज करना है वो सारी चीज, उससे क्या होता है हमारा मैक्सिमम एडवांटेज मिलता है। अब उसके बाद क्या है हमारा लास्ट, पिच इंड इफेक्टर। पिच इंड इफेक्टर में क्या होता है हमारा, इसमें कॉमन 2 फिंगर यूज होते हैं ग्रिपर में, जो कि एक स्ट्रांगली पिंच होता है किसके बीच में, दोनों फिंगर के बीच में। जो उसका फोर्स होता है, उसका जो एब्जॉर्बेंट का फोर्स होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है, और इसके कारण हमारे क्या होता है, जो हमारा जो पर्सन होता है वो ग्रैब्स इजिली कर सकता है, और इसका जो साइज मैच कंपोनेंट है वो किसी मटेरियल या कंपोनेंट से अटैच होना चाहिए, उसका मिलना चाहिए, कोई ऑब्जेक्ट को होल्डिंग करना है तो। और इसमें जो पिंच इंड इफेक्टर होता है क्या इंक्लूड करता है, 2 या 3 से फिंगर यूज होता है इसमें, जो कि पैरेलली हो सकता है, हो सकता है जुड़ सकता है, या एंगुलर मोशन यूज हो सकता है, या तो फ्लैट वी से यूज हो सकता है। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ यूनिट नंबर 4, जो कि हमारे यूनिट नंबर 4 किसके बारे में था, रोबोटिक ग्रिपर के बारे में था। इंडिफेक्टर के बारे में हमने जाना, एक्टिव ग्रिपर, पैसिव ग्रिपर क्या होते हैं, इसमें न्यूमेटिक ड्राइव सिस्टम, इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम, इन सब के बारे में हमने जाना, और उसमें हमने जाना कैसे हमारा जो यहाँ पे मैकेनिकल ग्रैप्सिंग है वो कैसे हम जाने, मैग्नेटिक ग्रिपर के बारे में हमने सब जाना। फिर उसके बाद ड्राइव सिस्टम देख लिए हम लोग, कैसे उसको वेरियस ड्राइव सिस्टम जैसे देख लिए यहाँ पे डिफरेंट उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज ये सब हो गए। फिर उसके बाद हमने जाना कैसे यहाँ पे उसका जो पोजीशन एंड ओरिएंटेशन वो कैसे डिसाइड होता है, और उसके टाइप्स ऑफ इंडिफेक्टर। तो ये रहा हमारा यूनिट नंबर 4 कंप्लीट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज आप शेयर और लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू, जय हिंद।